सनकी राजा और सबसे बड़ा झूठा। किसी नगर में चतुर्भुज नाम का एक राजा राज करता था। उसे कहानी सुनने का बड़ा शौक था। नित्य प्रतिदिन लोग उसके दरबार में आकर उसे नई नई सच्ची कहानियां सुनाते और इनाम पाते थे। शाबाश, हम तुम्हारी कहानियां सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। ये लो अपना इनाम। वाह! परंतु समय बीतने के साथ साथ सच्ची कहानियां सुनाने वाले लोगों की संख्या घटती चली गई, क्योंकि घिसी पिटी कहानियां सुनाने वालों को राजा कोड़ों से पिटवाता था। रहम! ओह, निकल चलूं यहाँ से। यदि मेरी कहानी भी महाराज को पसंद न आई तो मेरा भी यही हश्र होगा। और एक दिन ऐसा भी आया कि राजा को कहानी सुनाने एक भी व्यक्ति दरबार में नहीं आया। ओह, आज कोई कहानी सुनाने नहीं आया, लेकिन मैं बिना कहानी सुने जीवित नहीं रह सकता। अगले पल, महामंत्री, क्या हमारे देश में कहानियों का अकाल पड़ गया है, जो आज हमें कोई भी कहानी सुनाने नहीं आया? लगता है ऐसी ही बात है महाराज। हमारे देश के कहानीकारों के पास अब शायद सच्ची और अच्छी कहानियां शेष नहीं रह गई हैं। सच्ची नहीं तो हम झूठी कहानियों पर ही संतोष कर लेंगे महामंत्री जी। सुनिए, आप पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दीजिए। जो आदमी हमें 3 झूठी कहानियां सुनाएगा, उससे हम अपनी लड़की की शादी कर देंगे तथा अपना आधा राज्य भी उसे दे देंगे। लेकिन साथ ही ये शर्त भी होगी कि यदि किसी की भी कहानी सच निकली तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा और उसकी जमीन जायदाद जब्त कर ली जाएगी। जाइए, ये ढिंडोरा तुरंत पिटवा दीजिए। जो आज्ञा महाराज। और उसी दिन पूरे नगर में मुनादी करवा दी गई। सुनो भाइयों, सुनो! जो कोई भी महाराज को 3 झूठी कहानियां सुनाएगा, उससे महाराज अपनी लड़की की शादी करने के साथ साथ उसे अपना आधा राज्य भी देंगे। लेकिन अगर किसी की एक भी कहानी सच्ची निकली तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो! मुनादी सुनकर लोग राजा के दरबार में आने लगे। सुनिए महाराज, किसी समय एक घाटी में आग का समुद्र बहता था और उसमें से पानी के राक्षस निकलते थे। राजा उनकी कहानी बड़े ध्यान से सुनता। शाबाश, तुम्हारी पहली कहानी सभी दरबारियों समेत हमें भी झूठी किंतु अच्छी लगी। अब दूसरी कहानी सुनाओ। तो सुनिए महाराज, किसी समय हमारे देश में खून की एक नदी बहती थी, जिसमें स्वर्ग के अप्सराएं नित्य नहाने आती थी। लेकिन कोई एक कहानी झूठी सुनाता तो उसकी दूसरी सच हो जाती, और कोई 2 कहानियां झूठी कहता तो उसकी तीसरी कहानी को दरबारी सच कह देते। ये कहानी सच्ची है। इसे मौत की सजा दो। हाय, मारा गया। चलो, रहम कीजिए महाराज, रहम कीजिए। सैनिकों, शर्त के अनुसार इसे ले जाकर फांसी पर चढ़ा दो और इसकी सारी जमीन जायदाद जब्त कर लो। जो आज्ञा महाराज। इसी तरह प्रतिदिन लोग आते और 3 कहानियां झूठी न कह पाने के कारण फांसी के फंदे तक पहुंच जाते। कुछ माह में सैकड़ों लोग फांसी पर चढ़ गए, लेकिन कोई भी 3 झूठी कहानियां ना सुना सका। एक दिन, क्षमा करें महाराज, आज एक भी कहानीकार नहीं आया। लगता है सब आपकी शर्त से डर गए हैं। महामंत्री जी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि कहानी सुने बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। अगर ऐसी बात थी तो आपने पहले से ही कहानियां सुनाने वालों की व्यवस्था क्यों नहीं की? यदि कल तक आपने किसी कहानी सुनाने वाले का प्रबंध नहीं किया तो हम आपको भी फांसी पर लटकवा देंगे। जी महाराज। मरता क्या ना करता। महामंत्री उसी समय किसी कहानी सुनाने वाले की तलाश में निकल पड़ा। काफी तलाश करने के बावजूद भी जब महामंत्री को कोई कहानी सुनाने वाला व्यक्ति नहीं मिला तो भला कहाँ मिलेगा मुझे ऐसा व्यक्ति जो इतने लोगों को फांसी दिए जाने के बाद भी कहानी सुनाने का साहस कर सके। लगता है मेरी मौत निश्चित है। आए, अरे वो भला आदमी क्यों रो रहा है? मालूम करना चाहिए। भले मानस, आप कौन हैं और इस तरह बालकों के समान क्यों रो रहे हैं?
मैं इस देश का महामंत्री रामदास हूँ। फिर महामंत्री ने उसे अपनी सारी व्यथा सुना दी और बोला, यदि कल तक मैंने किसी कहानी सुनाने वाले का प्रबंध नहीं किया तो महाराज मुझे फांसी पर लटका देंगे। बस इतनी सी बात से आप इतने परेशान हैं? निश्चिंत होकर घर जाइए। कल सुबह महाराज को 3 झूठी कहानियां मैं सुनाऊंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुमने मेरे सर से एक बोझ उतार दिया है। अगले दिन जब दरबार लगा तो वह ग्वाला कहानी सुनाने के लिए राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर राजा बोला, ऐ नौजवान, क्या तुम्हें हमारी शर्तें मालूम है? हाँ अन्नदाता, यदि मेरी कहानी सच्ची निकली तो आप मुझे फांसी पर लटका देंगे, और झूठी हुई तो आप मुझे आधा राज्य देने के साथ साथ मेरा विवाह राजकुमारी से कर देंगे। बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम अपनी कहानी सुना सकते हो। तो सुनिए महाराज, मैं एक गरीब घर का लड़का हूँ। मेरे पिता मुझे बहुत मानते थे। उनके हर काम में मैं उनका साथ दिया करता था, यहाँ तक कि उनकी बारात में भी गया था। अफसोस कि वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। बस महाराज, मेरी पहली कहानी समाप्त हुई। ग्वाले की कहानी सुनकर, अरे मूर्ख, ये तुमने कैसी कहानी सुनाई? भला कहीं तुम अपने बाप की शादी में भी जा सकते हो? तब तो आपको मानना पड़ेगा कि मेरी ये कहानी सर्वथा झूठी है। तुम वास्तव में बहुत चालाक हो लड़के। हम तुम्हारी पहली कहानी को झूठा मानते हैं। अब तुम दूसरी कहानी सुनाओ। दूसरी कहानी सुनाने के लिए मैं एक दिन की मोहलत चाहता हूँ अन्नदाता। दूसरी कहानी मैं आपको कल सुबह सुनाऊंगा। राजा ने उसकी बात मान ली और ग्वाला खुशी खुशी अपने घर लौट गया। दूसरे दिन दरबार में पहुंचकर ग्वाले ने कहानी सुनानी शुरू की। महाराज, एक बार की बात है, मैं खेत में हल जोत रहा था। उस समय बरसात का मौसम था। नित्य की भांति मेरी माँ खेत पर ही मेरे खाने के लिए 2 आम और 2 रोटियां लेकर आई। मैंने रोटियां खाने के बाद आम खाए और उनकी गुठलियों को बैलों की पीठ पर रख दिया। उसी समय मूसलाधार पानी बरसने लगा और देखते ही देखते उन गुठलियों में से बरगद के 2 पेड़ निकल आए। मैं उन्हीं पेड़ों की छाया में खेत में हल जोतने लगा और जरा सा भी नहीं भीगा। बस महाराज, मेरी दूसरी कहानी समाप्त हुई। अरे मूर्खानंद, भला कहीं एक दिन में भी वृक्ष बड़े होते हैं, और वो भी बैल की पीठ पर? फिर भला आम की गुठलियों में से भी कहीं बरगद का पेड़ निकल सकता है? ये तो कोरी झूठी कहानी है। हाँ, ये बिल्कुल झूठी कहानी है। सही कहा। तभी महामंत्री अपने मन की प्रसन्नता को छुपाता हुआ बोला, महाराज, ग्वाले ने दूसरी कहानी भी ठीक ही सुनाई है, क्योंकि आपकी शर्त के मुताबिक इसे झूठी कहानी ही सुनानी थी और आप सब इस कहानी के झूठेपन को स्वीकार कर ही चुके हैं। ओह, ठीक है चालाक लड़के, तुम्हारी दूसरी कहानी भी हमने झूठी मान ली। अब तुम तीसरी कहानी सुनाओ। क्षमा करें महाराज, तीसरी कहानी सुनाने के लिए कल सुबह तक का समय चाहिए, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ। राजा ने ग्वाले को घर जाने की अनुमति दे दी। जब ग्वाला दरबार से चला गया तो राजा सोच में पड़ गया। यदि इस कमबख्त की तीसरी कहानी भी झूठी साबित हो गई तो मुझे न केवल अपनी बेटी की शादी इससे करनी पड़ेगी, बल्कि अपना आधा राज्य भी इसे देना पड़ेगा। ओह, इसकी तीसरी कहानी तो अब हर अवस्था में सत्य बतानी पड़ेगी, वरना। काफी सोच विचार करने के बाद राजा दरबारियों से बोला, सुनो सज्जनों, ग्वाला कल जो भी तीसरी कहानी सुनाए उसे तुम सब सत्य है कह देना। आप निश्चित रहे महाराज, ऐसा ही होगा। आए? ओह, तो महाराज अब उस गरीब ग्वाले के विरुद्ध षड्यंत्र रचने पर उतारू हो गए हैं। हे प्रभु, उस निर्दोष की रक्षा करना। तीसरे दिन राजा की आज्ञा पाकर ग्वाले ने तीसरी कहानी सुनानी आरंभ की। महाराज, शायद आप नहीं जानते कि आपके पिताजी और मेरे दादाजी में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। हाँ, बड़ी घनिष्ठता थी। ये बात हम भी जानते हैं। ग्वाले को दरबारियों की मनोभावना भापते देर नहीं लगी
अतः वह तुरंत राजा से हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं चाहता हूँ कि मेरी कहानी पूरी सुने बगैर मुझे बीच में न टोका जाए। ठीक है, सब लोग खामोश रहें और इसे पूरी कहानी सुनाने दें। सबके खामोश होने पर ग्वाले ने फिर कहना आरंभ किया, महाराज एक बार आपके पिताजी ने युद्ध में अपना सारा धन फूंक दिया और उनको राजपाट चलाना मुश्किल हो गया। तब आपके पिताजी मेरे दादाजी के पास मदद मांगने आए। मित्र जयचंद, आज मैं तुमसे कर्ज मांगने आया हूँ। मुझे राजपाट चलाने के लिए बहुत से धन की जरूरत आ पड़ी है। हाँ हाँ मित्र, जितना धन चाहिए ले लो। बुरे समय में मित्र ही मित्र के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? आओ मेरे साथ आओ। तब मेरे दादाजी आपके पिता को अपने विशाल खजाने में ले गए और आपके पिता को सोने के सिक्कों से भरे 10 तालाब उधार में दिए। सोने के सिक्कों से भरे ये 10 तालाब तुम अपने सैनिकों से उठवा लो मित्र। यदि और जरूरत पड़े तो निसंकोच मांग लेना। धन्यवाद मित्र, तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ, तुम चिंता ना करना, मैं ब्याज समेत शीघ्र ही तुम्हारा ये धन लौटा दूंगा। लेकिन महाराज कई साल बीतने पर भी आपके पिता ने मेरे दादाजी से लिया धन नहीं लौटाया। फिर एक दिन आपके पिता सख्त बीमार पड़ गए। मित्र जयचंद, मुझे दुख है कि मैं तुम्हारा कर्ज अपने जीते जी नहीं लौटा सका, परंतु अपने बेटे को सब कुछ बता दिया है। वह तुम्हारा सारा कर्ज चुका देगा और अगर वह कर्ज चुकाने में सफल ना हो सका तो तुम उसका सिर मांग लेना। उसके बाद आपके पिता ने दम तोड़ दिया। उनके मरने के कुछ दिनों पश्चात मेरे दादा भी सख्त बीमार पड़ गए। तब उन्होंने मेरे पिता को बुलवाकर कहा, मेरा अंतिम समय आ गया है बेटा, और मैं कुछ ही क्षणों का मेहमान हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो। राजा वीरभुज का बेटा चतुर्भुज, जो अब इस देश का राजा है, मुझसे लिया गया वह कर्ज तुम्हें चुकाएगा जो मैंने उसके पिता को दिया था। उसका ब्याज लगाकर जो धन तुम्हें उससे लेना है, वह धन इस पूरे देश को बेचकर मिलने वाले धन जितना ही है। यदि वह तुम्हें कर्ज वापस लौटाने से मना करे तो तुम उससे उसका सिर मांग लेना। ये लो कागजात। इसमें स्वर्गवासी राजा वीरभुज के साथ साथ चतुर्भुज के भी हस्ताक्षर हैं। इन कागजातों को दिखाने पर राजा चतुर्भुज कभी कर्जे से नहीं मुकरेगा। और महाराज, उसके बाद मेरे दादाजी और उनके बाद मेरे पिताजी भी चल बसे। लेकिन मरने से पहले मेरे पिता ने मुझे ये सारी बात बता दी थी और कागजात भी दे गए थे, परंतु क्योंकि मुझे यह बात बाद में याद नहीं रही, इसलिए मैं अपना वह धन आपसे मांगने नहीं आया। लेकिन आज कहते कहते ग्वाला अचानक खामोश हो गया। ग्वाले के अचानक खामोश होते ही सभी दरबारी, जो कि ग्वाले की कहानी को इस बार हर अवस्था में सच्ची साबित करने की कोशिश पर तुले थे, एक स्वर में चीख उठे, ये सच है, ये कहानी सच्ची है। लेकिन दरबारियों की बात सुनकर राजा बुरी तरह से घबरा गया। नहीं, ये सब झूठ है। मेरे पिता ने इसके दादा से कभी कोई धन नहीं लिया था। ऐ चालाक लड़के, बता, तेरे दादा का दिया वह कागज कहाँ है जिस पर मेरे और मेरे पिताजी के हस्ताक्षर हैं? ये रहा महाराज। ओह, ये सच नहीं हो सकता। लाओ, मुझे दिखाओ ये कागज। कागज का निरीक्षण करते ही राजा क्रोध से चीख उठा, इस पर हुए हस्ताक्षर मेरे और मेरे पिताजी के नहीं है। तुम जरूर झूठी कहानी सुनाकर हमें ठगना चाहते हो। ठीक है महाराज, अब आप ही फैसला कर लें। यदि मेरी कहानी झूठी है तो आप अपने वचनानुसार मुझे आधा राजपाट देकर अपनी बेटी का विवाह मुझसे कर दीजिए, और यदि कहानी सच्ची है तो इसी समय अपना पूरा राजपाट देकर मेरा कर्ज चुकाइए अथवा अपना सिर कटवाइए। उसके बाद आप मुझे जो सजा देना चाहेंगे दे दीजिएगा। ओह, राजा सोच में पड़ गया। इस चालाक ग्वाले ने तो मुझे मेरे ही जाल में फांस दिया। यदि इसकी कहानी को सच बताता हूँ तो सारा राजपाट देना पड़ेगा या अपना सिर कटाना पड़ेगा।
और झूठ कहता हूँ तो आधा राज्य देने के साथ साथ बेटी का विवाह भी इससे करना पड़ेगा। ओफो, क्या करूं? और काफी सोचने विचारने के पश्चात हम तुम्हारी इस कहानी को भी बिल्कुल झूठी मानते हैं ए नौजवान। अतः वचनानुसार तुम्हें आधा राजपाट देने के साथ साथ हम अपनी बेटी का विवाह भी तुमसे करने की घोषणा करते हैं। महाराज की जय हो। वाह! राजा ने आधा राजपाट ग्वाले को सौंप दिया और एक दिन बड़ी धूमधाम के साथ अपनी बेटी का विवाह भी उसके साथ कर दिया। ग्वाला अपनी प्रजा और पत्नी के साथ आनंद पूर्वक रहने लगा, जबकि राजा ने उसी दिन से कहानी सुनने की आदत हमेशा के लिए छोड़ दी।